लास्ट लेक्चर में क्या किया था हमने, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रूफ किया था कि लाइट जो है हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है स्पीड ऑफ लाइट हमने निकाला था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है, क्योंकि हमको पहले पता होना चाहिए लाइट क्या थी। ठीक है ना, लाइट का ट्रांसवर्स नेचर होता है और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, दोनों परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं रफली ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होते क्या है, क्या होती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी और कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं बाकी की चीजें। देखो, कोई भी अगर हमारे पास मेटल है, इसको अगर हम हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, गर्म कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि ये अपना कलर चेंज करेगा, अलग अलग कलर्स दिखाता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम थी कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो इसका एनर्जी और जो वेवलेंथ है इनके बीच में एक ग्राफ बन रहा था। ये ग्राफ जो है ये एक मेजर प्रॉब्लम थी, ये ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन करें। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉब्लमेटिक था, किसी के पास था नहीं। कैसे प्लैंक जो है उसने एक रिलेशन दिया, उस पे हमको आज का लेक्चर हम उस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती क्या है। ठीक है, तो सिंपली एक ब्लैक बॉडी क्या होती है, उसकी रेडिएशन क्या होती है, समझते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम से। ठीक है, पहले डेफिनेशन बता देता हूं। एन आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल वैसे साइंस में होता ही नहीं कुछ, लेकिन हम परफेक्टली ऐसे बोल रहे हैं, नियरली आइडियल ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज वन दैट एब्जॉर्ब्स ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंसिडेंट अपॉन इट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में प्रूफ कर दिया है। ठीक है ना, हाँ, तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा बॉडी जिसको हम ब्लैक बॉडी कहेंगे, जब उसके ऊपर कोई भी रेडिएशन हम उसके ऊपर फेंकें तो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले पूरी की पूरी। अब पूरी एक्चुअली होती नहीं, कुछ जो है, अगर ये इंसिडेंट रेडिएशन है तो कुछ क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर है ये बात। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी टेम्परेचर टी पे रखा गया है और उसके ऊपर हम अगर रेडिएशंस फेंक रहे हैं तो वो सारी की सारी अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब अगर मैं इसको हीट करूं, ठीक है, किसी दूसरे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो ये जितनी भी रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब करी थी ये क्या करेगा, एमिट कर देगा। ठीक है भाई, इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल रेडिएशंस। सो तीन तरह की रेडिएशंस हमने सीखी, इंसिडेंट रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन क्या होती है, वो रेडिएशंस जो आके इसके ऊपर गिर रही है और एब्जॉर्ब हो रही है। अगर कुछ ऐसी है जो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। किसी एक टेम्परेचर पे ये अपनी सारी रेडिएशन वापस बाहर फेंक देगा, इसको क्या बोलेंगे हम, थर्मल रेडिएशन, और इसी को हम बाद में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहेंगे। कोई दिक्कत आई इसमें? हर एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली अपने चारों तरफ से रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। सर इसका क्या प्रूफ है आपके पास? आप अगर अभी देखो तो मेरा ये शर्ट ब्लैक दिख रहा है। क्यों ब्लैक दिख रहा है? क्योंकि जितनी भी लाइट इसके ऊपर गिर रही है सारी की सारी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। सब एब्जॉर्ब हो जाती है, वो चीज कंप्लीटली ब्लैक दिखती है। अगर सर कोई भी चीज जो है वो ग्रीन दिख रही है या ब्लू दिख रही है, ये ग्रीन या ब्लू क्यों दिख रही है? सारी की सारी रेडिएशन जो इसके ऊपर फेंक रहे हैं वो सारी एब्जॉर्ब हो रही है, सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, इसलिए हमारी आंखें उसको ग्रीन दिख रही है। कोई चीज लाल दिख रही है, क्यों लाल दिख रही है? क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी रेडिएशन फेंक रहे हो सारी एब्जॉर्ब हो रही है, सिर्फ लाल कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो हमको दिख रहा है लाल कलर। तो क्या सर चीजों के पास अपना कोई कलर नहीं होता? नहीं, बिल्कुल। वो कलर हमको दिखता है जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है हमारे को, उसके कारण वो कलर वैसा दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से इंसिडेंट भी समझ में आ गया, रिफ्लेक्टेड भी समझ में आ गया। क्लियर है ये बात? तो किसी भी एक टेम्परेचर पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी रेडिएशंस को एमिट करता है, उसको अगर हीट है तो उसको थर्मल रेडिएशंस कहते हैं। क्लियर है ये बात? ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ में आ गया। अब देखते हैं हमारा किरचॉफ का लॉ क्या बोलता है। किरचॉफ का लॉ जो है बात करता है एक परफेक्टली आइडियल ब्लैक बॉडी की, कि अगर आइडियल ब्लैक बॉडी हम किसी तरह कंस्ट्रक्ट कर लें। देखो, क्योंकि आइडियल क्या होगा लॉजिकली, कि सर एक ऐसी बॉडी, ऐसा एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर मैं रेडिएशंस फेंक रहा हूं और ये सारी 100% एब्जॉर्ब हो जाए, रिफ्लेक्शन में 0 हो, और किसी टेम्परेचर पे ये 100% वापस भी दे दे। ऐसे को हम लोग परफेक्ट 100% ब्लैक बॉडी बोलेंगे। तो किरचॉफ क्या बोला कि किरचॉफ्स लॉ सेज अ बॉडी इज ऑल्सो अ बेटर radiator of energy of all frequency than any other body at the same temperature। ठीक है भाई, किरचॉफ का कहना यह है कि अगर एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फेंक रहे हो और वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो ऐसी बॉडी किसी भी टेम्परेचर टी के पे एक बेस्ट एमिटर भी होगी। एमिटर मतलब बाहर भी फेंकेगी। क्लियर है ये बात? और ये जब बाहर फेंकेगी तो अपना 100% बाहर रेडिएशन फेंकेगी। क्लियर है ये बात? तो ये गुड एब्जॉर्बर भी होते हैं और गुड एमिटर भी होते हैं। ये है किरचॉफ्स लॉ एट ऑल फ्रीक्वेंसी, सभी फ्रीक्वेंसीज पे। क्या ये ब्लैक बॉडी आइडियली एग्जिस्ट करती है? नहीं भाई, आइडियली ब्लैक बॉडी डजंट एग्जिस्ट। कोई दिक्कत है यहां पे?
आया समझ में? तो सर एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं, क्या हम ऐसा डिजाइन कर सकते हैं? बिल्कुल। और इसको डिजाइन करने के लिए हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। अब ये जो अप्रोक्सीमेशन है बेटा, ये एक आइडियल 100% ट्रू नहीं है, लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक कैविटी है। सर कैविटी क्या होती है? एक सिंपल होलो जगह है। इस जगह में एक छोटा सा मैंने खाली जगह दे दिया, ये जो वॉल है इनको परफेक्टली ऐसा बनाया गया है कि इससे बाहर ना जाए रेडिएशन। क्लियर है ये बात? एक होलो कैविटी है और यहां से एक इंसिडेंट रे अंदर जा रही है और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करेंगी, लेकिन ये अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, अंदर ही रहेंगी, बाहर निकलने का कोई चारा नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? नियरली एन आइडियल ब्लैक बॉडी। क्लियर है? तो देख लेते हैं ये कैसा होगा। एंड व्हाट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ एन परफेक्टली आइडियल ब्लैक बॉडी? A cavity is a hollow enclosure having blackened inner walls. अगर मैं अंदर की सारी दीवारों को ब्लैक कर दूं, तो ब्लैक तो हमको पता है कि सारी की सारी रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एंड अ स्मॉल होल, एक छोटा सा होल दे दिया जहां से हम रेडिएशंस को अंदर भेजेंगे, ठीक है। एनी रेडिएशन एंटरिंग द एनक्लोजर, इस एनक्लोजर के अंदर जाने की कोई भी अगर रेडिएशन है थ्रू द होल विल सफर रिफ्लेक्शन रिपीटेडली एंड गेट एब्जॉर्ब्ड इनसाइड। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे और एब्जॉर्ब हो जाएंगी अंदर ही, बाहर आने का कोई चारा ही नहीं। क्लियर है ये बात? There is a very little chance of its coming out. If the enclosure is heated, फिर अगर मैं इसको गर्म करूं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो ये क्या करेगा? ये इनको बाहर फेंकेगा। So if the enclosure is heated to a certain temperature T, it emits the radiation. Perfectly Kirchhoff's rule जो है उसको फॉलो कर रहा है। In this thermal equilibrium, this radiation depends only on, किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे, कि भाई उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ये बॉडी जो है सारी की सारी रेडिएशंस एमिट करेगा, ठीक है। हमने एक आइडिया बना लिया कि हमारे पास एक कैविटी होनी चाहिए और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए ये परफेक्टली आइडियल ब्लैक बॉडी की तरह काम करेगा। कोई दिक्कत है यहां पे? क्लियर है ये बात? नहीं 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 नहीं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देना पड़ेगा, उस टेम्परेचर पे ही वो अपनी रेडिएशन सारी की सारी एमिट करेगा। जैसे कि अगर लोहे का सरिया है, उसको मैं एक टेम्परेचर दूंगा तभी वो अलग अलग कलर की वेवलेंथ शो करेगा। पड़ा पड़ा सरिया अपने हिसाब से कोई रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, ये एब्जॉर्ब कर रहा है जब तक इसके ऊपर गिर रही है, पर इसको एमिट करने के लिए आपको करना पड़ेगा कुछ। बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ेगा, बिल्कुल टेम्परेचर, वो तो एब्जॉर्ब कर रहा है तो धीरे धीरे टेम्परेचर तो ऑफकोर्स बढ़ेगा, ठीक है ना। हीटिंग इफेक्ट आएगा तो ऑफकोर्स बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, कैविटी समझ में आ गई। अब देखते हैं कि भाई जब ये एक्सपेरिमेंट किया हमने तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या हुए, हमारे एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या क्या हुआ है, ठीक है ना, क्या क्या चीजें हमको देखने को मिली, ठीक है। एक ग्राफ मिला कुछ जिसने लोगों को बहुत परेशान किया काफी टाइम तक, काफी सालों तक। अब ये ग्राफ किस किस के बीच में, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि ये आई लैम्डा क्या है। आई जो होता है बेसिकली इंटेंसिटी होता है, और इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एमिटेड, और ये वेवलेंथ लैम्डा के बीच में ग्राफ है। तो हमने जब ग्राफ बनाया, एनर्जी डेंसिटी बोल दो या इंटेंसिटी बोल दो, तो इसके और वेवलेंथ के बीच में जब ग्राफ बनाया, ग्राफ कुछ दिखने में ऐसा था। क्या हो रहा था कि जैसे जैसे वेवलेंथ छोटी हुई थी तब तक एनर्जी बढ़ रही थी, कुछ ऐसे, ये गई मैक्सिमम किसी पॉइंट पे, और फिर और वेवलेंथ बढ़ने पे कम होती गई। क्लियर है? तो हमने सोचा कि हमारे पास एक एक ग्राफ तो है, क्यों ना इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया जाए, ठीक है। तो उसकी होड़ में लग गए सब लोग कि इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन दो कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। इट इज फाउंड दैट द रेडिएटेड एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे लैम्डा एम, एंड इट इज स्मॉल फॉर वेरी शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। मैक्सिमम कहां पे जा रहा है? लैम्डा एम पे, ठीक है। कुछ बुक्स में ये ग्राफ जो है फ्रीक्वेंसी के बीच में भी है, तो वहां पे क्या होगा? न्यू एम आ जाएगा। तो अभी आगे जब मैं फॉर्मुलेज लिखूंगा, हम लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशंस नहीं करेंगे, वो है ही नहीं हमारे कोर्स में। तो वहां पे लैम्डा की जगह आप न्यू निकाल के रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो लैम्डा एम जो है क्या है आपके पास? वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, कितनी मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहला इंसान जिसने कंट्रीब्यूट किया उनका नाम था वीन्स। तो वीन्स ने एक लॉ दिया जिसका नाम था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। और इसने जो लॉ दिया था ये कहां पे वर्क कर रहा था? शॉर्ट वेवलेंथ पे, कि जितनी भी छोटी छोटी वेवलेंथ्स है उन पे ये जो लॉ है ये परफेक्टली मैच कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? और ये जो इंटेंसिटी है आई लैम्डा टी विल बी इक्वल टू ए, जो कि पैरामीटर है,
ई की पावर माइनस बी अपॉन लैम्डा टी, लैम्डा की पावर 5, मतलब लैम्डा की पावर 5 के, और ये कौन से वेवलेंथ पे वर्क कर रहा है, शॉर्ट वेवलेंथ पे। ये एक इंपेरिकल रिलेशन उसने दिया था डिस्प्लेसमेंट लॉ। पर लॉन्ग रेंज पे जैसे ही जाते हैं हम लोग, वहां पे ये लॉ फेल हो जाता है। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा था, बट ओनली एट शॉर्ट वेवलेंथ। ये जो शॉर्ट वेवलेंथ जो ग्राफ है इसके ऊपर ही वर्क कर रहा था, लॉन्गर वेवलेंथ पे नहीं कर रहा था। अब इसी को कई बार कंफ्यूज करने के लिए, घुमा फिरा के बोलने के लिए वो लोग कैसे बोल देते हैं कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी के लिए काम कर रहा था। लोअर वेवलेंथ मतलब हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लेकिन लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए वो काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वाज वेरी गुड इन एक्सप्लेनिंग द लोअर वेवलेंथ रीजन बट नॉट इन द हायर वेवलेंथ रीजन। कोई दिक्कत आई इसमें? आया समझ में? बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। वीन्स के बाद कौन आए? दो और इंसान आए, रेले और जीन्स। रेले और जीन्स ने मिलकर एक रिलेशन निकाला, बट उस रिलेशन को निकालने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का यूज किया। उन्होंने क्या बोला कि जब कैविटी के अंदर लाइट जा रही है, ये जो हमारी कैविटी थी थोड़ी देर पहले हमने देखा, इसके अंदर जब लाइट जाती है तो ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना आकर होता है वहां पे, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स। ये स्टैंडिंग वेव्स बनाती है। सर ये स्टैंडिंग वेव्स होता क्या है? जैसे आपने गिटार में देखा होगा, गिटार के अंदर अगर हमारे पास ये दो फिक्स्ड पॉइंट्स है, इसके बीच में एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग होता है, दोनों फिक्स स्टैंड होते हैं, और अगर मैं इसको यहां पे स्ट्रिंग को छेड़ू यहां पे, तो क्या होगा? वेव्स बनेगी। अब ये वेव जो है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही वाइब्रेट करती है, उनको मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो वेव्स बनती हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंडिंग वेव्स, क्योंकि ये ट्रैवल ही नहीं कर रही, कहीं नहीं जा रही है, इधर फिक्स्ड है। तो इन वेव्स को क्या बोलते हैं हम? स्टैंडिंग वेव्स। तो रेले और जीन्स का ये कॉन्सेप्ट था कि भाई इस कैविटी के अंदर जो रेडिएशन जा रही है वो इसके वॉल्स के बीच में स्टैंडिंग वेव्स बना रही है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? और ये जो स्टैंडिंग वेव्स है, इनको अगर हम नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स को काउंट करके मल्टीप्लाई कर दे जीन्स नंबर से, जिसको नंबर ऑफ रेडिएशंस के जो स्टैंडिंग वेव्स के नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दे हम टोटल एनर्जी, हमको पूरा एनर्जी का कर्व मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी जो कि इस कर्व को सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर है? तो देख लेते हैं ये क्या बोल रहे हैं। सो रेले एंड जीन्स दे कंसिडर द रेडिएटिंग बॉडी एज अ collection of large number of charged particles performing linear simple harmonic motion. Simple harmonic oscillator की तरह वर्क कर रहा है। These oscillating charges emit and absorb electromagnetic radiation. ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का आउटकम है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है एक्सेलरेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेगा। At the thermal equilibrium, the energy density of the radiation inside the cavity will be equal to the energy density of the atomic oscillator situated in the wall of the cavity. कोई दिक्कत है यहां पे? बढ़ते हैं यहां पे आगे। तो जीन्स ने एक नंबर दिया था किसके लिए? इन नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स को काउंट करने के लिए, जिसको जीन्स नंबर कहा जाता है। और ये नंबर आपका कुछ ऐसा दिखता है, 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब इंटू केटी। केटी आपको पता है थर्मल एनर्जी है, थर्मोडायनेमिक्स से आता है, एवरेज एनर्जी, ठीक है ना। तो ये हमारा जीन्स नंबर है, न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। ओके, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, के जो है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा जीन्स नंबर है। इस जीन्स नंबर के हेल्प से रेले और जीन्स ने एक रिलेशन निकाला, किसके बीच में? इसके बीच में, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी के बीच में। और ये जो रिलेशन निकाला, ये रिलेशन लॉन्गर वेवलेंथ पे काम कर रहा था, शॉर्ट वेवलेंथ पे काम नहीं कर रहा था, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वीन्स का लॉ जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ पे काम कर रहा है, रेले और जीन्स ने बेचारों ने मेहनत करके किया, वो लॉन्ग वेवलेंथ पे काम कर रहा है। अब हमारे पास एक ही ग्राफ के दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, और इन दोनों फॉर्मूले को हमको किसी तरह सेटिस्फाई करना, और दोनों अलग अलग अजीब दिखने वाले फॉर्मूले। ऐसा नहीं कि वो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये जो है इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में है। हमको पता है कि एनर्जी विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स इंटेंसिटी अपॉन सी होता है। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दूं तो मुझे एनर्जी का रिलेशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। क्लियर है ये बात? बढ़ते हैं आगे। तो क्या कह रहा है भाई? इट इज फाउंड दैट द रेले एंड जीन्स लॉ अग्रीज विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इन द लॉन्ग वेवलेंथ रीजन। लॉन्ग वेवलेंथ रीजन में ये सेटिस्फाई कर रहा था। हाउएवर इट डाइवर्जेस एज द वेवलेंथ टेंड्स टू जीरो। जैसे जैसे वेवलेंथ जीरो की तरफ, मतलब शॉर्ट वेवलेंथ पे ये डाइवर्ज कर रहा था। सो इस फेलियर को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ। कई बार ये डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है, डिफाइन अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ मतलब कि जैसे जैसे लोअर वेवलेंथ की तरफ हम जा रहे थे
तो वहां पे रेले और जीन्स का लॉ फेल हो जाता है, उस फेलियर को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ कहा जाता है। क्लियर है ये बात? बढ़े आगे, करें आगे, यहां तक समझ में आ गया? चलो, अब भाई हमारे पास दो लॉ थे, एक तो था वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, एक था रेले जीन्स लॉ। अब ये दोनों जो है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे सेटिस्फाई हो रहे थे। तो देन केम मैक्स प्लैंक, और प्लैंक ने अपना लॉ दिया जिसको बोलते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। अब प्लैंक का क्या कहना था उसके बारे में देख लेते हैं। प्लैंक ने कहा कि द मटेरियल ऑसिलेटर्स इन द वॉल ऑफ द कैविटी कैन हैव ओनली डिस्क्रीट एनर्जीज। ओके, अब डिस्क्रीट एनर्जीज क्या होती है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, दो वर्ड जो बार बार क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में जिसको हम कंटिन्यूस बोल रहे हैं, कंटिन्यूस। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स में अब डिस्क्रीट होगा। क्या है कंटिन्यूस, क्या है डिस्क्रीट? ठीक है, अगर मैं बोलूं जैसे कि मेरे को घर पे वॉल पेंट करना है, ठीक है, बोला सर ठीक है, सबसे पहले जाओ आप एरिया निकालो। मेरा एरिया आया 55.26, ऐसा कुछ एरिया आया, ठीक है। फिर मैंने बोला कि अच्छा इस पर्टिकुलर एरिया में इतना लीटर पेंट लगेगा। मैंने लीटर निकाला, भाई कितना लीटर निकलेगा? बोला बेटा 17.89 लीटर्स मेरे को पेंट चाहिए मेरे घर पे वॉल को पेंट करने के लिए, ठीक है बेटा। अब मैं मार्केट में गया, मैंने बोला मुझे 17.89 लीटर पेंट दो। क्या वो मुझे 17.89 लीटर देगा? नहीं, ये कंटिन्यूअस वैल्यू है। मेरे को एक फिक्स्ड डिस्क्रीट वैल्यू देंगे। डिस्क्रीट वैल्यू कितनी देंगे? बोला सर 20 लीटर ले जाओ, 25 लीटर ले जाओ, 50 लीटर ले जाओ, ठीक है। अगर मैं किसी क्लासरूम में गया, मैंने बोला कि अच्छा एक काम करो 50% बच्चे क्लास से बाहर आ जाओ। बोले सर क्लास में बच्चे 35 है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि 17 तो 34 हो गए। बोले एक बच्चा बच गया सर, उसका आधा हिस्सा कट करके ले जाओ, नहीं हो सकता ना। तो जो ये नंबर ऑफ पीपल है, ये इंटीग्रल वैल्यूज है। ये इंटीग्रल वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यूज होती है। जब आप किसी चीज को, एक आम है उसका मैं बोलूंगा एक छोटा सा टुकड़ा 1/4 दे दे या 3/4 दे दे, अब आप उसको कट कर सकते हो, ठीक है ना। वो कंटिन्यूअस वैल्यूज है। तो कंटिन्यूअस मतलब एक स्मूथ कंटिन्यूटी होती है, डिस्क्रीट मतलब यूनिक 1 1 1 1, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है ना। अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, ये 0 है और ये 1 है, 0 और 1 के बीच में कितने नंबर है? सर इनफाइनाइट नंबर है, बहुत सारे नंबर है, कितने भी डेसिमल आप जो बोलोगे मैं उसके आगे एक एक्स्ट्रा 0 लगा दूंगा। आप बोलोगे 0.0003, तो मैं एक एक्स्ट्रा 0 जोड़ देता हूं, 0.000003। ये कंटिन्यूअस रेंज है। बट डिस्क्रीट क्या होंगे? वो फिक्स्ड वैल्यूज होंगी। उन फिक्स्ड वैल्यूज को, इंटीग्रल वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो प्लैंक का कहना यह था कि जब एनर्जी रेडिएट हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है ना, तो ये जो अंदर ऑसिलेटर्स है, इन ऑसिलेटर्स के हैव ओनली डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। सिर्फ एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती, रादर देन अ कंटिन्यूअस रेंज ऑफ एनर्जीज विच इज अज्यूम्ड इन क्लासिकल फिजिक्स। क्लियर? और उन्होंने कहा कि इस ऑसिलेटर्स के अंदर जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी किससे दी जाती है? E इक्वल टू एन एच न्यू, जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। क्या सर n की वैल्यू 1.5 हो सकती है? बिल्कुल नहीं। क्या सर n की वैल्यू 0.05 हो सकती है? नहीं। These can be integral values. इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज हो सकती है। आई बात समझ में? तो इन ऑसिलेटर्स की एनर्जी उन्होंने ये बोला। अब इन एनर्जी के हेल्प से उसने एक रिलेशन निकाला। अभी हम उस रिलेशन को निकालेंगे क्योंकि प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यूजिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फंक्शन, उसने क्या किया? नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स निकाले। बोला सर टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर का फंक्शन क्या है? n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस en अपॉन kt। कोई दिक्कत? ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर थे। क्लियर है ये बात? अब अगर ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं तो एवरेज एनर्जी क्या होगी? सर एवरेज किसी भी चीज का कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल डिवाइडेड बाय द नंबर, राइट। तो हमारे पास यहां पे एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर, एवरेज एनर्जी कितना हो जाएगा? बोलो सर पहले इस n को आप टोटल एनर्जी से मल्टीप्लाई करो, होल डिवाइडेड बाय n से कर लो। क्लियर है? और ये सिग्मा हमारा जाएगा n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, और यहां पे भी सिग्मा जाएगा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। कोई दिक्कत है यहां? तो बोलो, आया समझ में? अब n हम लोग यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा n नॉट e की पावर माइनस en की वैल्यू क्या है? एन एच न्यू अपॉन के टी इंटू en की वैल्यू एन एच न्यू होल डिवाइडेड बाई, ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? n नॉट e की पावर माइनस एन एच न्यू बाई के टी। सिग्मा
n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो, आया समझ में? ओके, अब हम लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा आगे डिराइव करते हैं हम, ठीक है? इसको मैं सेम को नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूं। तो हमारे पास एवरेज एनर्जी आ गई एन नॉट, सॉरी पहले सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा एन इक्वल टू 0 से इंफिनिटी एन नॉट ई की पावर माइनस एन एच न्यू बाई के टी इंटू एन एच न्यू होल डिवाइडेड बाई सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एन नॉट ई की पावर माइनस एन एच न्यू बाई के टी। क्या सर मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि आपको पता है यहां समेशन है, जब समेशन होगा तो सारी चीजें ऐड होगी, सही बात है। लेकिन एन नॉट एक ऐसा पैरामीटर है जो सब में आएगा, ठीक है? तो सर एन की भी तो आएगी, एन की हर जगह वैल्यू चेंज हो रही है, सिर्फ एन नॉट जो है वो कांस्टेंट है, तो हम एन नॉट को एन नॉट से कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास पैरामीटर बच गया है ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी इंटू एन एच न्यू होल डिवाइडेड बाई एन नॉट, सॉरी एन नॉट तो हट गया, सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एन एच न्यू बाई। कोई दिक्कत आई यहां पे तो बोलो, आया समझ में? अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक पैरामीटर को मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। इसको क्या मान लेते हैं हम? x, ठीक है भाई? अब ध्यान रखना है यहां पे, क्योंकि यहां पे थोड़ा एक्सपेंशन का काम है। अब एक्सपेंशन का काम है, सबसे पहले n की वैल्यू 0 होगी, 0 है तो सर यहां न्यूमरेटर पूरा का पूरा 0 आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पे, क्लियर है ये बात? n की वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है? तो n की वैल्यू हम, क्योंकि इसकी वजह से 0 हो रहा था, अब n की वैल्यू लेते हैं 1 से। अगर हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा? h न्यू, इसको हम अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे थोड़ी देर में, तो इसको मैं साइड में ब्रैकेट में रख रहा हूं, h न्यू ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन, कोई दिक्कत है यहां पे? क्लियर है ये बात? हाँ हाँ, ये x बन जाएगा, अभी देखेंगे। प्लस अब बात करते हैं n इक्वल टू 2 की, 2 एच न्यू ई की पावर माइनस 2 एच न्यू बाई के टी, 3 एच न्यू ई की पावर माइनस, कोई दिक्कत है यहां तो बोलो, एंड सो ऑन, ये तक जाएगा हमारे पास इंफिनिटी की तरफ। क्लियर है ये बात? डिनोमिनेटर की बात करें, n की वैल्यू जब 0 होगी तो नीचे क्या देगा ये? n की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या देगा? e की पावर 0, 1 दे दिया, कोई दिक्कत? n की वैल्यू 1 हुई तो क्या दे रहा है? n की वैल्यू 2 हो रही है, क्या देगा? 3 होगी, कोई दिक्कत आई यहां पे तो बोलो? एक्सपेंशन समझ में आ गया? अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे x के टर्म्स में, क्लियर? तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में x के टर्म्स में यहां पे लिख देता हूं, ठीक है? सबसे पहले सब में h न्यू कॉमन है, तो पहले h न्यू कॉमन निकाल लेते हैं, या पहले हम लोग इसको x के फॉर्मेट में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा h न्यू x, h न्यू x टू h न्यू x, पर ये क्या x है? तो ये क्या है? x की पावर प्लस 2, क्योंकि माइनस हमने ऑलरेडी यहां इंक्लूड कर दिया, x की पावर प्लस 2 होगा, कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा? 3h एंड सो ऑन, कोई दिक्कत आए तो बोलो, आया समझ में? बात करते हैं नीचे की, तो नीचे में यहां पे क्या है? 1 प्लस 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 एंड सो ऑन, कोई दिक्कत है यहां तो बोलो, आया समझ में? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर जो है इसमें क्या कॉमन है सब में? सर h न्यू और x सब में आ रहा है, यहां बच गया 1, यहां क्या बच गया? 2x स्क्वायर, यहां क्या बच गया? ओ सॉरी, x कॉमन आ गया ना,
और ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में 1 + x स्क्वायर एंड सो ऑन। कोई दिक्कत आई यहां तो बोलो, आया समझ में? चलो अब यहां पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल कॉन्सेप्ट। तो बाइनोमियल का हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल का एक्सपेंशन यहां पे लगाते हैं। इसको न्यूमरेटर को पहले मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको हम लिख देंगे 1 - x की पावर -2, ठीक है भाई। और इसको हम लिख देंगे 1 - x की पावर -1। बाइनोमियल के हिसाब से अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये -2 आके ये फर्स्ट के 2 टर्म्स हो जाएंगे। सो इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल, ठीक है ना, आपको वही मिल रहा है। यहां पे भी अगर आप एक्सपेंड करोगे आपको यही सेम टर्म मिल जाएंगे। हायर टर्म्स जो है वो निग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि आप यहां पे देख रहे हो e की पावर माइनस है, नेगेटिव है, तो निग्लिजिबल हो जाएंगे हायर पावर्स। तो हम लोग उसको ऐसे बाइनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां पे? नहीं। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग लिखेंगे इसको, तो सेम को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ले जाते हैं। h न्यू x है 1 - x की पावर होल डिवाइडेड बाय 1 - x की पावर। कोई दिक्कत आई है तो यहां बोलो, आया समझ में? पावर्स h न्यू x 1 - x की पावर -2 + 1। कोई दिक्कत आई है यहां तो बोलो, आया समझ? इसको हम लिख सकते हैं h न्यू x 1 - x की पावर -1 h न्यू x होल डिवाइडेड बाय 1 - x। कोई दिक्कत आई तो बोलो। एवरेज एनर्जी आ गई ऑसिलेटर्स की। x को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड कर देता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास h न्यू अपॉन 1/x - 1। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो, आया समझ? 1/x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू e की पावर -h न्यू अपॉन kt है, पुट कर देते हैं यहां पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास h न्यू अपॉन 1/x 1/e की पावर -h न्यू अपॉन kt -1। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। 1 अपॉन e की पावर माइनस, तो इसको हम लिख देंगे h न्यू अपॉन e की पावर h न्यू अपॉन kt -1। ये आ गया हमारा एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर। कोई दिक्कत? आया समझ में? क्लियर है ये बात? देखते हैं अब इसके यूज से कैसे उन्होंने एक रिलेशन निकाला, जिस रिलेशन ने हमारा नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। सो ये एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर है। इसको जब जीन्स से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप, जो कि आप देख रहे हो ये वाली एनर्जी हमने अभी प्रूफ की है, इसको जब हमने जीन्स का नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमको एवरेज एनर्जी मिल गई इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप उसको कन्वर्ट करोगे तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। और ये जो रिलेशन था ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था, इवन फॉर शॉर्ट वेवलेंथ एंड लॉन्ग वेवलेंथ। तो प्लैंक ने जो है एक ऐसा रिलेशन निकाला, बट इसका एक बेसिक फाउंडेशन, बेसिक कंडीशन क्या थी कि जो हमारे एनर्जीज है वो बेसिकली कंटिन्यूअस रेंज में नहीं है, ये डिस्क्रीट पैकेट्स में है, ठीक है ना, ऑफ ऑल अलाउड फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज आर अलाउड हियर ऑफ डिस्क्रीट, ठीक है, पैकेट्स। चलो, तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन लॉन्ग रेंज में भी दे रहा है और यहाँ पे शॉर्ट वेव, और इस रिलेशन की वजह से पूरा का पूरा फिजिक्स चेंज हो गया, ओके, और यहां से क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिकली बर्थ हुआ, ठीक है। और इसका एक आइडिया हम लोग अभी एक और एक्सपेरिमेंट में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम देखेंगे कि कैसे प्लैंक्स का लॉ जो है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट में कैसे परफेक्टली फिट होता है, ठीक है।